सफर 2013 के दौरान नवंबर स्टेशन पे कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ भारत के रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने रूस के सेवमार शिपयार्ड पर आयोजित समारोह में विमान वाहक पोत INNS विक्रमादित्य को भारतीय नौसेना में 16 नवंबर 2013 को शामिल किया। 17 नवंबर 2013 को भारत बांग्लादेश सीमा पर पहली एकीकृत अगरतला अखौरा चौकी का उद्घाटन हुआ। राष्ट्रीय प्रेस दिवस देश भर में 16 नवंबर 2013 को मनाया गया। ये दिन भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पत्रकारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्वयं को फिर से समर्पित करने का अवसर प्रदान करता है। प्रथम प्रेस आयोग ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा एवं पत्रकारिता में उच्च आदर्श कायम करने के उद्देश्य से एक प्रेस परिषद की कल्पना की थी। परिणाम स्वरूप 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई, जिसने 16 नवंबर 1966 से अपना विधिवत कार्य शुरू किया। तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने निर्यात क्षेत्र में व्यापार की सहूलियतें बढ़ाने और नशीले पदार्थों, हथियारों और देश को नुकसान पहुंचाने वाली अन्य गैर कानूनी चीजों की तरक्की पर रोक लगाने के लिए जोखिम प्रबंध प्रणाली RMS शुरू की। केंद्र वित्त मंत्री P. चिदम्बरम ने 13 नवंबर 2013 को नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। जोखिम प्रबंधन प्रणाली यानी कि RMS का लाभ RMS से उत्पाद और सीमा शुल्क विभाग को निर्यात व्यापार बढ़ाने और सामान लाने का कार्य तेजी से निपटाने में सहायता प्राप्त होनी है। इससे भारतीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर स्पर्धा कर सकेगा। केंद्र सरकार ने उषा अनंत सुब्रमण्यम को सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय महिला बैंक BMB का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक 12 नवंबर 2013 को नियुक्त किया। पेरिस के टेलीविजन चैनल फ्रांस 24 ने भारत में अपना प्रसार बढ़ाने हेतु DD डायरेक्ट प्लस और डिश टीवी के साथ 12 नवंबर 2013 को समझौता किया। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से लगभग 22,000 प्रकाश वर्ष दूर ओफ्यूशस नामक तारामंडल में एक ब्लैक होल खोजा है। कछुओं की विलुप्तप्राय प्रजाति ऑलिव रिडली को बचाने के लिए भारतीय तटरक्षक बलों ने ऑपरेशन ओलिवर नामक एक वार्षिक अभियान नवंबर 2013 के अंतिम सप्ताह में शुरू किया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य ओलिव रिडली प्रजाति के कछुओं का संरक्षण करना है। ओलिव रिडली समुद्र में पाए जाने वाले कछुओं की एक विशेष प्रजाति है। उड़ीसा राज्य के केंद्रपाड़ा जिले में गाहिर माथा नामक स्थान इनके प्रजनन केंद्र के रूप में विश्वविख्यात है। भारतीय तटरक्षक बल विलुप्त प्राय प्रजाति को 24 घंटे संरक्षण उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है। ऑलिव रिडली एनिमिलिया वर्ग का प्राणी है। ये उष्ण जल में रहता है। भारत, श्रीलंका, जापान, अरब देशों में ये प्रजाति पाई जाती है। अफ्रीका के दक्षिण भाग समेत ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील में भी इस प्रकार के कछुए पाए जाते हैं। वन्य जीव वैज्ञानिक माइक पांडे भारत में कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। अमेरिका की शीतल पेय उत्पादन कंपनी कोका-कोला ने 26 नवंबर 2013 को पैसिफिक क्षेत्र के समूह उपाध्यक्ष अतुल सिंह को एशिया पैसिफिक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। फिरोज फातिमा कौन बनेगा करोड़पति के 7वें संस्करण KBC 7 की प्रथम महिला करोड़पति 28 नवंबर 2013 को बनी। हुरून रिपोर्ट इंक ने अपनी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2013 चीन में 13 नवंबर 2013 को जारी की। इस सूची में IT कंपनी विप्रो के अध्यक्ष अजीम प्रेम जी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उन्होंने वित्त वर्ष 2012-13 में
8,000 करोड़ रुपए की रकम सामाजिक कार्यों में लगाई। हुरून इंडिया परोपकार सूची 2013 में ऐसे 31 भारतीयों को शामिल किया गया है जिन्होंने मार्च 2012 से अप्रैल 2013 तक 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सामाजिक कार्यों में खर्च की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री वीरप्पा मोइली ने हरियाणा के पानीपत में देश के पहले कृत्रिम रबड़ संयंत्र का उद्घाटन 29 नवंबर 2013 को किया। देश में पहली बार फेफड़े का सफल प्रत्यारोपण तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल में 29 नवंबर 2013 को किया गया। ये प्रत्यारोपण डॉक्टर गणेश छक्कर के नेतृत्व में ग्लोबल हॉस्पिटल चेन्नई के शल्य चिकित्सकों की टीम ने किया था। चिकित्सकों की इस टीम ने नेपाल निवासी 61 वर्षीय राजा बाबू शान के फेफड़े का प्रत्यारोपण किया। वेल्लोर के एक अस्पताल में ब्रेन हेमरेज से एक महिला ने अपनी मृत्यु से पहले दान किए गए फेफड़े को डॉक्टरों ने राजा बाबू शान को प्रत्यारोपित किया, जो सफल रहा। राजा बाबू शान पूरी तरह से ऑक्सीजन पर निर्भर थे। डॉक्टर गणेश ठक्कर ग्लोबल अस्पताल समूह के दिल और फेफड़े के प्रत्यारोपण विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ सलाहकार हैं। पहला मानव फेफड़ा प्रत्यारोपण संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसिसिपी विश्वविद्यालय के जेम्स हार्डी ने 11 जून 1963 को किया था। देश में विकसित अग्नि 1 मिसाइल का उड़ीसा के बालेश्वर जिले में स्थित चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र से सफल परीक्षण 8 नवंबर 2013 को किया गया। शिकागो के फील्ड संग्रहालय और नॉर्थ कैरोलिना के नेचुरल साइंस इन रेलिक संग्रहालय के वैज्ञानिकों ने पश्चिमोत्तर अमेरिका के उटाह से एक परभक्षी डायनासोर के जीवाश्म की खोज की। वैज्ञानिकों ने अपनी खोज संबंधी रिपोर्ट नेचर कम्युनिकेशन पत्रिका में 22 नवंबर 2013 को प्रकाशित की। इस डायनासोर का नाम सियात्स मिकेरोरम रखा गया। इस डायनासोर का नाम उटाह की ऊटे जनजाति में एक नरभक्षी राक्षस के नाम पर रखा गया। ये डायनासोर 10 लाख वर्ष पहले धरती पर विचरण करता था। इस विशालकाय डायनासोर की लंबाई 30 फुट और इसका वजन 3 टन से अधिक था। इस विशालकाय डायनासोर के 2 पैर थे। इससे पहले 2008 में उटाह में जिस डायनासोर का जीवाश्म खोजा गया था वे किशोर था, जबकि ये जीवाश्म वयस्क डायनासोर का है। इसका अवशेष मिलने से वैज्ञानिकों को उत्तर अमेरिका के टी रेक्स प्रजाति से पहले के जीवाश्म के रिकॉर्ड में रिक्तियों को भरने में मदद मिलेगी। 18वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव दी गोल्डन एलिफेंट आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में 14 नवंबर 2013 को शुरू हुआ था, जिसका समापन 20 नवंबर 2013 को हुआ। उद्घाटन समारोह में हिंदी कार्टून फिल्म गोपी गवैया बाघा बैया फिल्म दिखाई गई, जिसका निर्माण चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया CFSI ने किया था। 18वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन CFSI, आंध्र प्रदेश सरकार और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मिलकर किया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ISL नरसिम्हन इस समारोह के मुख्य अतिथि रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव हर दूसरे साल आयोजित किया जाता है, जिसे द गोल्डन एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका आयोजन भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा किया जाता है। ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है। ये महोत्सव 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन से शुरू होकर 20 नवंबर तक चलता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव युवा दर्शकों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बच्चों की आनंदमय और कल्पनाशील फिल्में लाने का प्रयास करता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1955 में
बच्चों की रचनात्मकता, करुणा और महत्वपूर्ण सोच को प्रभावित करने की उम्मीद के साथ बाल फिल्म सोसाइटी भारत CFSI की स्थापना की थी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को महिला स्वयं सहायता समूहों को 7% वार्षिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जिससे उन्हें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, आजीविका SGSI योजना के तहत ब्याज रियायत योजना का लाभ मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने इस निर्देश से संबंधित अधिसूचना मुंबई में 19 नवंबर 2013 को जारी की। SGSI के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वित्त वर्ष 2013-14 में ऋण के भारांकित औसत ब्याज तथा 7% के रियायती ब्याज के बीच के अंतर की क्षतिपूर्ति सरकार करेगी। SGSI योजना के तहत अधिकतम 5.5% तक की ब्याज सहायता का प्रावधान है। भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार ये ब्याज सहायता सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को इस शर्त के साथ उपलब्ध कराई जाएगी जो 150 जिलों में स्वयं सहायता समूहों को 7% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराएंगे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे लोगों की मदद करके सामाजिक एकजुटता, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आमदनी देने वाली परिसंपत्तियों की व्यवस्था के जरिए उन्हें स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित करना है। ये कार्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के द्वारा किया जाता है। SGSY के अंतर्गत सब्सिडी कुल परियोजना लागत के 30% की दर से दी जाती है, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 7,500 रुपए तय की गई। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और विकलांगों के लिए ये सीमा 50% रखी गई, जो अधिकतम 10,000 रुपए है। स्वयं सहायता समूहों को परियोजना लागत का 50% तक सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 1.25 लाख या प्रति व्यक्ति 10,000 रुपए है। इनमें जो भी कम हो तय की जाती है। लघु सिंचाई परियोजनाओं, स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगारियों के लिए सब्सिडी की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। SGSY में ग्रामीण गरीबों में कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उसके बाद स्वरोजगारियों में से कम 50% अनुसूचित जातियों, जनजातियों से, 40% महिलाओं और 3% विकलांगों को शामिल करना अनिवार्य है। योजना के तहत एक बार ऋण देने के बजाय बहु ऋण सुविधा को तरजीह दी जाती है। 12 नवंबर 2013 को देश भर में लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया। इसे वर्ष 1947 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी स्टूडियो आने की स्मृति में मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने इस दिन पाकिस्तान से आकर कुरुक्षेत्र के शिविरों में रह रहे शरणार्थियों को रेडियो पर संबोधित किया था। 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी ने अपने लिखने और बोलने के 2 सशक्त माध्यमों के अलावा एक तीसरे माध्यम का पहली बार उपयोग किया था और वह था आकाशवाणी से प्रसारण। इससे पहले उन्होंने कभी भी इस माध्यम का उपयोग नहीं किया था और इसके बाद भी उन्होंने अपने जीवन में दोबारा इस माध्यम का उपयोग नहीं किया। प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर 2013 को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इस दिन आकाशवाणी दिल्ली इस सिलसिले में कई कार्यक्रमों का आयोजन करती है। 12 नवंबर की तिथि एक और घटना के लिए महत्वपूर्ण है। देश की पहली रेडियो उद्घोषक स्वतंत्रता सेनानी
उषा मेहता को वर्ष 1942 में इसी दिन ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ रेडियो प्रसारण हेतु गिरफ्तार किया गया था। देश के इस प्रथम रेडियो की शुरुआत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रेरणा से विट्ठल भाई झावेरी ने की थी। इसका संचालन उषा मेहता करती थी। भारत की सबसे बड़ी डेयरी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड ने एक रोबोटिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र यानी डेयरी प्लांट का आरंभ 31 अक्टूबर 2013 को मुंबई से 50 किलोमीटर दूर विरार इलाके में किया। प्रचालन हेतु पूरी तरह से रोबोट पर आधारित ये संयंत्र देश का पहला रोबोटिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र है यानी डेयरी प्लांट है। नवंबर 2013 की कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की निर्माणाधीन बिल्डिंग को अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत घोषित किया गया। विश्व निमोनिया दिवस विश्व भर में 12 नवंबर 2013 को मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में लोगों के बीच निमोनिया के प्रति जागरूकता फैलाना है। इमोमली रहमोन को तजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष के लिए निर्धारित है। मालदीव में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के उम्मीदवार अब्दुल्ला यामीन ने राष्ट्रपति पद का चुनाव 16 नवंबर 2013 को जीता। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस यानी इंटरनेशनल टॉलरेंस डे विश्व भर में 16 नवंबर 2013 को मनाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस वर्ष 1995 में मनाया गया था। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद वहीद ने राष्ट्रपति चुनाव के निर्णायक दौर के मतदान से पूर्व अपने पद से 15 नवंबर 2013 को इस्तीफा दिया। चीन स्वर्ण धातु यानी पीली धातु का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया। ये जानकारी विश्व स्वर्ण परिषद WGC ने 14 नवंबर 2013 को दी। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने स्पेन के राफेल नडाल को पराजित कर बार्कलेज ATP वर्ल्ड टूर फाइनल्स का खिताब 11 नवंबर 2013 को जीता। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर 2013 को मनाया गया। वर्ष 2013 के अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस का विषय महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा के लिए एकजुट होना है। पूरे विश्व में ये दिवस महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस पर ऑरेंज डे मनाने की घोषणा की। ये 25 नवंबर से शुरू होकर 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस तक चला। इस दिवस पर नारंगी वस्त्र पहनकर महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को समाप्त करने की अपील की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून ने इस दिवस पर महिलाओं और लड़कियों पर हो रही हिंसा के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1999 से हर वर्ष 25 नवंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये दिवस डोमिनिक तानाशाह, राफेल ट्रेजिलो द्वारा 3 सामाजिक कार्यकर्ता मीराबल बहनों की हत्या के विरोध में मनाया जाता है। इनकी हत्या 1960 में कर दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा मानव अधिकार का उल्लंघन है और इसके पीछे की वजह महिलाओं के साथ भेदभाव है। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर उल्लेखित तथ्य के अनुसार महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मामला शिक्षा, गरीबी, HIV और एड्स के अलावा सुरक्षा और शांति के साथ जुड़ा है। वेबसाइट के अनुसार 70% महिला अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी न कभी हिंसा का शिकार होती है। बांग्लादेश तथा अमेरिका ने परिधान के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने हेतु 26 नवंबर 2013 को ढाका में व्यापार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जनरल राहिल शरीफ को सेना का अध्यक्ष नियुक्त किया। विश्व के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को स्पेन के इतिहास में अब तक के सर्वश्रेष्ठ एथलीट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत तथा मलेशिया ने लोक प्रशासन एवं शासन प्रणाली के क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने हेतु 25 नवंबर 2013 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रेडबुल के फार्मूला 1 चालक सेबेस्टियन वेटल ने अबू धाबी फार्मूला 1 ग्रांड प्री का खिताब 3 नवंबर 2013 को जीता। नवंबर 2013 के सफर के दौरान कुछ साथी हमसे बिछुड़ गए। हिंदी के साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि का देहरादून के एक अस्पताल में 17 नवंबर 2013 को निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे। हिंदी में दलित साहित्य के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने अपने लेखन में जाति अपमान और उत्पीड़न का जीवंत वर्णन किया और भारतीय समाज के कई अनछुए पहलुओं को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया। उन्हें वर्ष 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, वर्ष 1995 में परिवेश सम्मान और साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आध्यात्मिक गुरु जगत गुरु कृपालु महाराज का गुड़गांव के फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में 15 नवंबर 2013 को निधन हो गया। बाल साहित्यकार डॉक्टर हरि कृष्ण देवसरे का लंबी बीमारी के बाद गाजियाबाद में 14 नवंबर 2013 को निधन हो गया। भारत की सीनियर महिला हॉकी टीम के कोच इंद्रजीत सिंह गिल का पंजाब के संगरूर के समीप सड़क दुर्घटना में 20 नवंबर 2013 को निधन हो गया। वे 59 वर्ष के थे। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ईश्वर दास रोहानी का दिल का दौरा पड़ने से जबलपुर में 5 नवंबर 2013 को निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे। नवंबर 2013 की कुछ उपलब्धियां: हिंदी फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान का चयन वर्ष 2013 की भारतीय फिल्म हस्ती के शताब्दी पुरस्कार के लिए किया गया। वहीदा रहमान को ये पुरस्कार गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में 20 नवंबर 2013 को प्रदान किया गया। वहीदा रहमान को यह पुरस्कार सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। 5 सदस्यीय ज्यूरी ने इस पुरस्कार हेतु सर्वसम्मति से वहीदा रहमान के नाम का चयन किया था। 77 वर्षीय अभिनेत्री वहीदा रहमान को गाइड और साहब बीबी और गुलाम जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय के लिए जाना जाता है। वहीदा रहमान को वर्ष 1972 में पद्मश्री और वर्ष 2011 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया। इसकी स्थापना भारत सरकार ने की। इस सम्मान के तहत एक प्रशस्ति पत्र, एक प्रमाण पत्र, एक पदक, एक शाल और 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2013 से यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए फिल्मी दुनिया की हस्तियों को प्रत्येक वर्ष दिया जाना है। भारतीय सिनेमा ने अपने स्थापना के 100 वर्ष 3 मई 2013 को पूरे किए। इस दिन वर्ष 1913 में दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र को रिलीज किया था। क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और प्रोफेसर रसायन शास्त्री CNR राव को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न हेतु चयनित किया गया। भारत सरकार ने इनके चयन की घोषणा 16 नवंबर 2013 को की। इस घोषणा के साथ ही सचिन तेंदुलकर भारत रत्न हेतु चयनित होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। भारत रत्न 26 जनवरी 2014 को दिया जाना है। सचिन को 24 वर्ष के दौरान क्रिकेट में उनकी
महान उपलब्धियों के लिए भारत रत्न दिए जाने की सरकार ने घोषणा की। सचिन तेंदुलकर ने भारत रत्न अपनी मां को समर्पित किया है। प्रोफेसर CNR राव एक मशहूर वैज्ञानिक है और उनकी पहचान ठोस पदार्थ और पदार्थ रसायन में एक विशेषज्ञ के रूप में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोफेसर राव के 1400 रिसर्च पेपर और 45 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। सचिन तेंदुलकर ने करीब 2.5 दशक के अपने क्रिकेट करियर के दोनों प्रारूपों, एक दिवसीय और टेस्ट क्रिकेट में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। सचिन ने अपने करियर में कुल 200 टेस्ट मैच खेले। उन्होंने टेस्ट मैचों की 239 पारियों में 53.78 की औसत से कुल 15,921 रन बनाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनका उच्चतम स्कोर 248 रन का था, जो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में बनाए थे। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 51 शतक और 68 अर्धशतक जमाए हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में उन्होंने कुल 463 मैच खेले। एक दिवसीय की 452 पारियों में उन्होंने 44.83 की औसत से 18,426 रन बनाए। इसमें 49 शतक और 96 अर्धशतक शामिल हैं। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया और उनका 24 सालों का क्रिकेट करियर भी समाप्त हो गया। भारतीय कंपाउंड टीम ने फाइनल में कोरिया को पराजित कर चीन ताइपे में आयोजित 18वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक 31 अक्टूबर 2013 को जीता। लेखक खुशवंत सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें ये पुरस्कार मुंबई में आयोजित मुंबई साहित्य उत्सव 2013 में 15 नवंबर 2013 को दिया गया। खुशवंत सिंह की ओर से ये सम्मान उनके मित्र त्रिलोचन साहनी और वीर साहनी ने ग्रहण किया। इस पुरस्कार के तहत विजेता को एक प्रशस्ति पत्र, चांदी की पट्टिका और 5 लाख रुपए प्रदान किए गए। वर्ष 2011 में महाश्वेता देवी और वर्ष 2012 में VS नायपाल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। खुशवंत सिंह का जन्म वर्ष 1915 में पंजाब के हदाली नामक स्थान, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ था। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में शिक्षा पाई तथा लंदन से ही कानून की डिग्री ली। इसके बाद लाहौर में वकालत करते रहे। खुशवंत सिंह वर्ष 1951 में आकाशवाणी से जुड़े। उन्होंने वर्ष 1951 से 1953 तक भारत सरकार के पत्र योजना का संपादन किया। खुशवंत सिंह मुंबई से प्रकाशित प्रसिद्ध अंग्रेजी साप्ताहिक इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के और न्यू दिल्ली के वर्ष 1980 तक संपादक थे। वर्ष 1983 तक दिल्ली के प्रमुख अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स के भी संपादक रहे। वे वर्ष 1947 में भारत के विदेश मंत्रालय में विदेश सेवा के महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। 1980 से 1986 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। वर्ष 2000 में वर्ष का ईमानदार व्यक्ति सम्मान प्राप्त किए। 1974 में राष्ट्रपति ने खुशवंत सिंह को पद्म भूषण से सम्मानित किया, परंतु उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में केंद्र सरकार की कार्रवाई के विरोध में वर्ष 1984 में ये सम्मान लौटा दिया। खुशवंत सिंह को वर्ष 2007 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। खुशवंत सिंह के मुख्य उपन्यास दिल्ली, ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वुमेन, औरतें, पाकिस्तान मेल और जन्नत नामक लघु कथा संग्रह भी है। खुशवंत सिंह की आत्मकथा सच, प्यार और थोड़ी सी शरारत है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी का चयन होमी जहांगीर भाभा मेमोरियल अवार्ड किया गया।
उनका चयन भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए किया गया। इनके चयन की घोषणा आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में 9 नवंबर 2013 को की गई। होमी जहांगीर भाभा मेमोरियल अवार्ड प्रधानमंत्री द्वारा 3 फरवरी 2014 को जम्मू में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ के वार्षिक समारोह में प्रदान किया जाना है। होमी जहांगीर भाभा मेमोरियल अवार्ड की स्थापना भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ द्वारा वैज्ञानिक होमी जे भाभा की जन्म शती मनाने के लिए वर्ष 1989 में की गई थी। ये अवार्ड प्रति द्विवर्ष में प्रदान किया जाता है। होमी जहांगीर भाभा मेमोरियल अवार्ड विजेता को एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। होमी जहांगीर भाभा मेमोरियल अवार्ड देश के उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान दिया है। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ में वैमानिक रिसर्च सेंटर इमरेक्ट के निदेशक हैं। अप्रवासी भारतीय उद्यमी एवं पद्म विभूषण लॉर्ड स्वराज पाल को दशक के अंतर्राष्ट्रीय भारतीय पुरस्कार से 15 नवंबर 2013 को सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी की आम परिषद द्वारा कनक रेले, आर सत्यनारायण और महेश इल कुचावर को वर्ष 2013 के संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप हेतु चुना गया। सिंगापुर के राष्ट्रपति टोनी टेन केग याम ने भारतीय मूल के उद्योगपति मुरली केवलराम चंद्राई को दक्षिण एशियाई प्रवासी भारतीय समुदाय का उत्कृष्ट सदस्य पुरस्कार प्रदान किया। मुरली केवलराम चंद्राई को यह पुरस्कार दक्षिण एशियाई प्रवासी भारतीय समुदाय सम्मेलन 2013 के दौरान 21 नवंबर 2013 को दिया गया। दक्षिण एशियाई प्रवासी भारतीय समुदाय सम्मेलन 2013 का आयोजन साउथ एशियन स्टडीज ISAS ने किया था। भारतीय खिलाड़ी पूजा कादियान ने नई दिल्ली में संपन्न 12वीं दिल्ली राज्य वुशु प्रतियोगिता के 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। चेक गणराज्य के फिल्म निर्माता जेरी मेंजल को 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से 21 नवंबर 2013 को सम्मानित किया गया। वह नई लहर चेक सिनेमा के प्रतिनिधियों में से एक हैं। समकालीन चित्रकला की कलाकार अंजलि इला मेनन को वर्ष 2013 के लिए दयावती मोदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी की आम परिषद द्वारा कनक रेले, आर सत्यनारायण और महेश इल कुंचावर को वर्ष 2013 के संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप हेतु चुना गया। जापान सरकार ने दिल्ली मेट्रो के प्रधान सलाहकार डॉक्टर ई श्रीधरन को राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया। नवंबर 2013 का सफर अब यहीं समाप्त होता है। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS मेन से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड जीके टॉपिक्स पर नोट की CD या DVD प्राप्त करने की जानकारी के लिए मेल करें। मेल आईडी है voiceforblind यानी voice for blind @gmail.com। धन्यवाद।